नमस्ते सभी को, मैं अपूर्वा सिंह, गोप्रेक साथी, आप सबका स्पेशल वेबिनार में दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सिर्फ माँ की नहीं, पिता की भी कहानी है। क्योंकि प्रेगनेंसी सिर्फ एक औरत की जर्नी नहीं होती, पति का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के वक्त और डिलीवरी के बाद तक हस्बैंड का क्या योगदान होता है और कैसे गोप्रेग उनका इस सफर में एक साथी बन सकता है। और इस खास मौके पे हमारे साथ हैं गोप्रेग ऐप की फाउंडर एंड गर्भ संस्कार एक्सपर्ट डॉक्टर वैदेही देवधर जी। डॉक्टर वैदेही, हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वैदेही, बिफोर वी स्टार्ट, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 33 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 34, 35 वो बढ़ता जा रहा है नंबर। कुछ इंटरेक्शन में पहले ऑडियंस के साथ करना चाहूंगी। yes. जैसे कि आज का टॉपिक है रोल ऑफ हस्बैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी। तो आई होप आप जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे होंगे, आपके साथ आपके पार्टनर हो या फिर यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं आप उन तक पहुंचाए हमारे YouTube वीडियो के थ्रू, बिकॉज ये वाला जो वीडियो है ये YouTube पे पब्लिश होगा एंड आप ये सारी बातें उन तक पहुंचा सकती हैं थ्रू वीडियो। पर जैसे कि कुछ हमारे जो यूजर्स हैं वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आप लोग देख पाए आपकी स्क्रीन में एक इमोजी बनी होगी, तो मैं ऐसा चाहूंगी कि मैं कुछ कुछ सवाल पूछ रही हूँ, अगर आप थम्स अप या फिर हार्ट या फिर क्लैपिंग, आपका जो भी रिएक्शन है आप प्लीज यहाँ पर करिएगा। जैसे सबसे पहले जो हस्बैंड ऑलरेडी अपनी वाइफ का प्रेगनेंसी में साथ दे रहे हैं वो अगर यहाँ पर हैं और ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज आप थोड़े हार्ट यहाँ पर मैं देखना चाहूंगी। वेरी गुड। फर्स्ट सक्सेस। जो लोग करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए मैं ऐसे थम्स अप वाला भी देखना चाहूंगी। है, ठीक है, कुछ है। सेमिनार का मतलब है। हाँ। जो लोग शायद इस बात की इम्पोर्टेंस नहीं समझते उन तक पहुंचाने के लिए हम वीडियो जरूर देंगे, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकती है किसी भी इमोजी के साथ। तो एटलीस्ट इट इज गेटिंग इंटरेक्टिव अभी। ठीक है, चलिए क्विक चेक करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड का रोल प्लानिंग फेज से ही शुरू होता है तो चैट में जो हार्ट है मैं वापस से देखना चाहूंगी। अगर सारी वाइफ्स को लगता है कि हस्बैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज, मतलब एक तो कोई है जो भयंकर ही हार्ट भेज रहा है। वेरी नाइस। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जो ऑलरेडी वाइफ का सपोर्ट कर रहे हैं उनको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलूंगी कि आप इस चीज में पार्ट ले रहे हैं। जो करना चाहते हैं और उनको नहीं पता कैसे शुरुआत करनी है, दिस इज द राइट प्लेस। अभी आपको काफी सारी चीजें सुनने को मिलेंगी जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा फर्स्ट स्टेप लेने में। रही बात जिन्होंने अभी तक ये सोचा नहीं है, तो ये फुल वीडियो उनके लिए है जब ये यूट्यूब पे आ जाएगा। तो सारी वाइफ आप उनको व्हाट्सएप पे यूट्यूब के लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बिना देर किए हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। मैंने इन क्वेश्चंस को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है डॉक्टर वैदेही। पहले बिफोर प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी के टाइम एंड पोस्ट डिलीवरी, एंड ऑल्सो सम सिचुएशनल क्वेश्चन जो आजकल की डेली लाइफ में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जैसे काफी सारे अच्छे यूजर्स जुड़ गए हैं, तो व्हाट आई विल स्टार्ट विथ इज बिफोर प्रेगनेंसी, बिकॉज उसके केसेस आपको भी पता है और हमें भी पता है काफी सारे लोग आते हैं। तो डॉक्टर वैदेही, प्लानिंग फेज में हस्बैंड का सबसे बड़ा रोल क्या होता है? किन चीजों पे उन्हें ध्यान देना चाहिए कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ सके? आज इंटरनेशनल योग डे है और जैसे हमने कहा था कि योग मीन्स एक साथ लाना है, तो हमें पहला तो सक्सेस मिल गया कि आप दोनों बहुत से लोग एक साथ आ गए हैं। तो हम ये शुरुआत करेंगे आज के दिन पे कि एक साथ आना यानी क्या। जब विवाह होता है तो विवाह का फर्स्ट उद्देश्य है, पर्पज है, क्यों विवाह करना है, शादी क्यों किया आपकी, कि जस्ट फॉर आपका एक बंगला हो जाए, आपकी एक गाड़ी हो जाए, या सोसाइटी में ये हस्बैंड एंड वाइफ है ये दिखाने के लिए, ऐसा हम यानी ऊपर ऊपर से बोल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पर्पज है मैरिज का कि जो हमें प्राप्त हुआ है उससे कंटिन्यू करना, यानी आपके द्वारा आपके जो जनरेशन से मीन्स
वाइफ के साइड से 5 जनरेशन और हस्बैंड के साइड के 7 जनरेशन, इनसे जो धरोहर हमें प्राप्त हुई है उसे हमें कंटिन्यू करना है। जैसे हम कर्जा लेते हैं तो विद इंटरेस्ट उसको देते हैं, तो इस प्रकार से जो आया हुआ है वो और प्लस उसमें अपना कुछ ऐड करके हमें नेक्स्ट जनरेशन को देना है। यही है मेन विवाह संस्कार का उद्देश्य। ठीक है, तो इसलिए अभी आप दोनों एक साथ आए हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं बोलूंगी आपको कि आपको करना है, आपको सेटल होना है, बराबर है, एजुकेशन चालू है, बराबर है, बहुत सारे चैलेंजेस आज के दिन पे है, हम समझ सकते हैं, लेकिन ये चैलेंजेस का आंसर, इसका सॉल्यूशन हमें 40s में, 50s में, 60s में भी मिल सकता है। लेकिन पेरेंट्स बनने का जो एक उद्देश्य है, पर्पस है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड ही है उसका। तो इसलिए दोनों भी जब एक साथ आते हैं तो 1 साल आप लो एक दूसरे के साथ रहने के लिए, थोड़ा फ्री रहने के लिए, लेकिन उसके बाद दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आना है। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ को एक प्लेटफॉर्म पे आना है शरीर से, और दोनों सिर्फ शरीर से साथ आकर कुछ नहीं होने वाला, शरीर मन बुद्धि उनमें जो रिलेशंस है वो ट्रांसपेरेंसी वो रिलेशंस में हो तो अपने आप कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो ये हमें फर्स्ट ध्यान रखना है कि एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए और लव तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। तो बिफोर कंसेप्शन हस्बैंड को बहुत बार ऐसा हम एग्जांपल देखते हैं कि वाइफ की बहुत इच्छा होती है, क्योंकि वाइफ को टॉर्चर करने वाले बहुत लोग रहते हैं कि अरे अभी इसको हुआ, उसको हुआ, अभी तक तुझे कुछ नहीं हुआ। तो वाइफ को बहुत बार बोला जाता है कि ऐसे प्रेगनेंसी रखना चाहिए, लेकिन हस्बैंड को जब वो बोल रही है कि उसकी इच्छा है तो आपको निगलेक्ट नहीं करना है, आपको भी प्रायोरिटी देके वो चीज करना है। देखो आपका रोल सिर्फ मीन्स स्पेशल रोल, वैसे तो रोल पूरा पेरेंटिंग, देखो एक बच्चा तैयार करने 25 इयर्स का पूरा काम ही है, ऐसा नहीं कि बस हो गया, वो लंबा ही चलने वाला है। लेकिन आपको बाकी की प्रायोरिटी के साथ ये भी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे आप एक लेवल पर आ जाएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, उनके इमोशंस को सपोर्ट करेंगे। 2 टाइप्स की वाइफ यहाँ पे हो सकती है, एक तो वो रेडी है और दूसरी अगर वो रेडी नहीं है। तो अगर ऐसा केस है कि यहाँ पे हस्बैंड ज्वाइन है और वाइफ नहीं है या वो रेडी नहीं है, तो आपको ये समझ लेना है ये पूरा साइंस, एक बहुत बड़ा साइंस है। ऐसा नहीं कि बस आपके मन में आया मुझे अभी फ्री रहना है, मुझे नहीं बच्चा चाहिए, इस प्रकार का हमें नहीं बिहेव करना है। तो वो साइंस समझ लेना है, दोनों ने मिलके सब चीजें करना है। देखो एक साथ रहना मीन्स सिर्फ एक साथ सोना नहीं है, जो भी चीज आप कर रहे हो ना, आपका वर्क, आपकी स्टडीज मीन्स क्या, अभी आपको कुछ यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं लेनी है, लेकिन आप अभी पेरेंट्स बनने जा रहे हो तो आपको इसके लिए भी कुछ स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये स्टडीज भी आपकी दोनों की एक साथ होनी चाहिए। आपका सुबह का उठना, आपका खाना पीना, ये जो दोनों एक टाइम पर अगर करना आप दोनों शुरू कर देंगे ना, तो इमोशनल बॉन्डिंग, ये जो कपल बॉन्डिंग एक्सरसाइज पे हम बहुत जोर देते हैं, बार बार सुनेंगे आज ये वर्ड, तो ये अपने आप होता है। तो ये मेन रोल बिफोर कंसेप्शन हस्बैंड का है। ठीक है, नेक्स्ट बिफोर प्रेगनेंसी का ही एक और क्वेश्चन है, सिर्फ वाइफ की हेल्थ का ही फर्ज होता है या फिर हस्बैंड की के हैबिट्स का भी, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल भी कंसीव करने में इफेक्ट डालते हैं? तो हाँ। जो वाइफ की हेल्थ है कंसीविंग में वही मेजर फैक्टर है कि हस्बैंड की हैबिट्स भी हैं? दोनों भी, यहाँ पे वो 50-50% रोल है दोनों का। ठीक है, आयुर्वेद में अगर बोला गया है कि ऋतु क्षेत्र अंबु बीज, यानी 4 फैक्टर्स में से 3.5 फैक्टर्स हम हमेशा देखते हैं कि स्त्री शरीर में होते हैं, परंतु स्पर्म, ओवम एंड सोल, ये 3 चीजें बन के आत्मा फिटस बनता है। अब आत्मा पे हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं है, तो हम कहाँ पे काम करेंगे? स्पर्म एंड ओवम पे। तो दोनों का डाइट, दोनों का योगा प्रैक्टिस, दोनों का बाकी की लाइफस्टाइल, अदर देन फूड, हम दिन में कब उठते हैं, कब सोते हैं, वो सब और उसको कुछ डिसीज है, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो इसके साइड से भी हस्बैंड के साइड से भी लेते ही है कि जेनेटिकली तो आने वाला है, उल्टा हस्बैंड के साइड से 7 जनरेशंस का आने वाला है, इसके साइड से 5 ही जनरेशंस का है, और हमें तो 1-2 जनरेशन का सिर्फ पता रहता है, उसके पहले का हमें कुछ पता भी नहीं है। तो इसलिए बहुत जागरूक रहना है। हस्बैंड का बहुत मेजर रोल है, क्योंकि उसका ही कुल, उसका ही वंश, जैसे हम बोलते हैं ना कि सरनेम किसका लगता है? हस्बैंड का लगता है ना।
तो इसलिए हस्बैंड का तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसके जो भी कुछ गलत आदतें हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये बहुत डेंजरस है। अगर उसको लगेगा स्मोकिंग तो मैं बाहर करके आता हूँ, लेकिन उसकी खुद की हेल्थ और उसके प्रति जो वाइफ के मन में उस जो आता है ना विचार कि अरे ये सुनता ही नहीं, क्यों कर रहा है। और स्मोकिंग का तो एक बहुत बड़ा है कि जो स्मोकर होता है, इससे जो पैसिव स्मोकर होते हैं, यानी जो आजू बाजू के लोग हैं, वो ज्यादा उनको इनके ऊपर इफेक्ट होता है। तो इसलिए ये जो आदतें हैं, ये हमें कंपलसरी जल्द से जल्द निकालना है। तो इसके लिए हम बोलते हैं 3 महीने की दोनों की तैयारी आवश्यक है। तो स्पर्म एंड ओवम 50-50% दोनों का भी रोल है। जो हम जैसे बोलते हैं ना, एक बार प्रेगनेंसी पॉजिटिव है कि सब रूल्स मदर के लिए रहते हैं कि अरे तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, लेकिन ये स्टेज में, इवन मैं आपको बाद में भी बताने वाली हूँ, पूरे ही स्टेज में दोनों का भी रोल महत्वपूर्ण है, मतलब इक्वल है। इक्वल है, यस, राइट। अगर इनफर्टिलिटी का केस हो या कंसीव होने में काफी टाइम लग रहा हो, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो चुका है आजकल की जनरेशन में, तो ऐसे में हस्बैंड का इमोशनली और मेंटली क्या रोल होना चाहिए? वो अपनी वाइफ को कैसे पॉजिटिव रखे, कैसे अपनी लाइफस्टाइल सुधारे? बिकॉज जो भी प्रेशर, जो आपने एक वर्ड यूज किया था लास्ट आंसर में, वो प्रेशर मेजरली फीमेल्स को मिलता है। वो खुद का भी इमोशनली और मेंटली कैसे बैलेंस करें और वाइफ का भी कैसे मैनेज करें? देखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट में हस्बैंड का रोल बहुत ज्यादा उनको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि स्त्रियां बहुत इमोशनली, मराठी में उसको बोलते हैं हळवी, या बहुत ही वीक रहती है, वो बहुत ही वीक रहती है। तो ये रोल तो हस्बैंड का है। यहाँ पे और एक काम है, जब इनफर्टिलिटी की केस है, एक्चुअली वो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर मैक्सिमम टाइम करते भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों अपना आप ही ट्रीटमेंट और ये चालू रहता है। तो हम कभी भी बोलते हैं, जब हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं अपने पास, तो पहले पूछो हस्बैंड का स्पर्म काउंट ये ओके है ना। स्पर्म काउंट कम होना, ये हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए बहुत इजी ट्रीटमेंट है। एलोपैथी में इसकी कुछ ज्यादा ट्रीटमेंट ही नहीं है, ठीक है, वो आपको फॉलिक एसिड और यही चीजें देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल्स के सब रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन प्रेगनेंसी क्यों नहीं पॉजिटिव आती, ये डायग्नोसिस में ही टाइम चला जाता है। लेकिन एक डायग्नोसिस सिर्फ हम अगर टेस्ट करते हैं, सीमेन एनालिसिस, और उसमें समझता है कि स्पर्म काउंट कम है, तो ट्रीटमेंट बहुत इजी है। लेकिन ये डिसीजन बहुत बार एक मेल ईगो जो होता है, पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है, IUI तक पहुंचते हैं, ऐसा करना, लेकिन मेल पेशेंट आज के दिन में भी हम देखते हैं कि वो स्पर्म एनालिसिस करने के लिए रेडी नहीं होते। तो ये ध्यान देना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशन है और इसकी ट्रीटमेंट भी बहुत ईजी है। यानी हम तो खुश हो जाते हैं अगर इनफर्टिलिटी केस में मेल का प्रॉब्लम है, तो हमें ट्रीटमेंट देना बहुत इजी होता है। तो पहली बात ये ध्यान रखें। दूसरा है कि उसकी जो इच्छा है अभी नहीं चाहिए, तो उसको इमोशनल सपोर्ट तो देना ही है। कभी कभी इकोनॉमिकल भी रहता है स्ट्रेस, क्योंकि उसका जॉब अफेक्ट होता है कि ये ट्रीटमेंट की वजह से। तो आपका काम है उस समय, और ये सब वाइफ भी सुन लो, आपका अगर पार्ट टाइम जॉब हो सकता है, मैं कभी नहीं बोलती कि जॉब छोड़ के बैठ जाओ, काम चालू रखो, लेकिन इतना भी स्ट्रेसफुल जॉब मत करो ताकि आपका योगा, आपको जो हम पूरी एक्टिविटीज बताते हैं गोप्रेग में, वो करने को आपको समय ही ना मिले, या आपको प्रॉपर खाने के लिए समय ना मिले। तो अगर आपका हेक्टिक जॉब चल रहा है तो थोड़ा चेंज करो। इसके लिए पहला हस्बैंड का हमें सपोर्ट लगता है, क्योंकि देखो ये पूरे सेमिनार में ना एक सेंटेंस आपने लिख के रखना है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ में हूँ, क्योंकि ये दोनों का प्रोजेक्ट है और दोनों को कंटिन्यू साथ में ही रहना है। विवाह से ये फिक्स हो गया है कि जब कुछ भी अच्छा आता है तो भी पति पत्नी ने साथ में रहना है, और कुछ भी बुरी सिचुएशन, संकट काल आता है तो भी एक दूसरे ने एक साथ रहना है। तो हस्बैंड ने बार बार बस एक सेंटेंस अगर बोलते हैं कि इस प्रोसेस में कुछ भी हो जाए, कंटिन्यू मैं तुम्हारे साथ में हूँ, डोंट वरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हस्बैंड ने बोलना चाहिए। फिर इनफर्टिलिटी के लिए जो हम बताएंगे कि कुछ एक्सरसाइज है, कभी आउटिंग भी होता है, हमने लिटरली सैटरडे संडे कहाँ घूमने जाना है, जिसमें फिर से कपल बॉन्डिंग अपेक्षित है। तो ये सब के लिए हस्बैंड ने तैयारी करना, कहाँ जाना है वो डिसाइड करना। खाने पीने के लिए कभी कभी वाइफ को क्या होता है, अगर जॉइंट फैमिली है तो सब लोगों का पूरा फुल मील बनाने के बाद अपने लिए खुद से ये भिगोना, ये करना, ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है वो, और क्योंकि उसका जॉब भी है तो उसको इतना टाइम नहीं है।
तो ऐसे किचन वर्क में भी हस्बैंड का हेल्प बहुत जरूरी है। इनफर्टिलिटी में ट्रीटमेंट के साथ इतना सारा परहेज डॉक्टर देते हैं, हम आयुर्वेदिक डॉक्टर भी देंगे, एलोपैथी वाले देंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे भी इतनी सारी चीजें मिलती रहती, ये खाओ ये नहीं खाओ, सीड साइकिलिंग करो। तो ये सब करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा हेल्प की आवश्यकता होती है जो वाइफ अपने घर के बड़े लोगों को नहीं मांग सकती, तो ये सब हस्बैंड ने देना है। तो इमोशनल सपोर्ट, इकोनॉमिकल सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट, ये सब देना जरूरी है कि तू अपना जॉब भी कर लेकिन हमें बच्चा भी चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो जॉब आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, बंद नहीं करना है, चेंज करना है। बिल्कुल सही बात है। मेजरली हमने ये 3 क्वेश्चन में जो बिफोर प्रेगनेंसी वाला था वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब हम मूव करते हैं जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मैं बाद में पूछूंगी, बट जब जैसे ही पॉजिटिव आती है उस टाइम पे, जैसे आज का ये टॉपिक सुन के तो सारी मॉम्स खुश होंगी क्योंकि ये सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हस्बैंड की भी है। तो ऐसे हस्बैंड जो ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं, और जो करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे उनके लिए आज क्या टेक अवे होगा इस वेबिनार से? जो कर रहे हैं उनको बहुत सारी उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं। क्योंकि देखो आज की स्थिति में जो वुमन जो पहले हाउसवाइफ रहती थी, उसको बस घर का काम था, घर के भी लोग बहुत बड़े ऐसे रहते थे कि उसको कुछ बताते थे। अब ऐसी परिस्थिति नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक साथ रह रहे हैं। तो जो कुछ रोल उसकी माँ, उसकी मदर इन लॉ प्ले करती थी, वो सब रोल अभी हस्बैंड को करना है। तो जो कर ही रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इतना बताऊंगी कि माँ और मदर इन लॉ इन दोनों के रोल है वो उसको फॉलो करने हैं। क्या क्या करती थी वो? अभी एक स्त्री के जीवन में उसकी माँ और उसका हस्बैंड, ये दो ऐसी महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि उनके साथ वो यानी वो उनके साथ रहते तो अपने आप रिलैक्स फील करते हैं। तो इसलिए हस्बैंड जब साथ में है तो वाइफ को रिलैक्स फील होना चाहिए, ये फर्स्ट रोल है। अरे बाप रे, अब हस्बैंड आ गया तो उसके अंडर मतलब ये करो वो करो, ऐसा करने से अच्छा उसको फील होना चाहिए कि हाँ चलो हस्बैंड आ गया घर में, अब सब ठीक हो जाएगा। तो एक रिलैक्सेशन का। और एक बात बताऊंगी मैं कि हस्बैंड एंड वाइफ इन दोनों के ना ब्रेन स्ट्रक्चर में, मींस मेल एंड फीमेल के ब्रेन स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस होता है। फीमेल को जब स्ट्रेस आता है तब उसको बहुत बोलने की आवश्यकता होती है, यानी वो सिर्फ बताएगी बताएगी बताएगी। तो एक लिसनर बनना है, उसको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं चाहिए या आर्गुमेंट भी नहीं चाहिए कि अरे ऐसा क्यों किया तूने, कुछ भी नहीं पूछना है। हस्बैंड ने सिर्फ सुन लेना है और सुनते समय कंप्लीट ऐसा सुनना है, आंखों के सामने हाथ में मोबाइल है, कान में कुछ डाला हुआ है, न्यूज़पेपर है, इधर गेम चल रहा है, तो ऐसा नहीं सुनना है। फुल फोकस, 100% फोकस पत्नी के आंखों में आंखें डालकर, हाँ ऐसा हुआ, बस उसको जस्ट आपको सुनना है। गुड लिसनर हस्बैंड लेके सुनना है। यस, हाँ, विदाउट सॉल्यूशन बस सुनते रहो सुनते रहो। तो इससे ही क्या होगा, 70% स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये बोलते बोलते ही वो पत्नी को अपना सॉल्यूशन मिल भी जाता है, हो गया। तो दूसरे मिनट अपना सॉल्यूशन भी बताना शुरू कर देता। वो जब सॉल्यूशन बताएगी तो उसको अप्रिशिएट करना, हाँ ये करो तुम, कुछ लगा तो मैं हूँ, मैं साथ में भी ये कर दूंगा। तो ऐसा जब बोलते हैं तो 100% 0 हो गया उसका स्ट्रेस। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो माँ तो रहती है, फोन पे है, कभी सिटी में है तो माँ मिलेगी, लेकिन माँ के कुछ मीन्स कमियां हो सकती है कि उसका एज ज्यादा है माँ का, उसको कुछ डिसीज है, उसको बाकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डिस्टेंस बहुत है। तो ऐसे सब केस में माँ इसलिए पहले भेजते थे कि डिलीवरी के टाइम स्त्री को माँ के यहाँ ही भेजते थे। लेकिन अब बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि हस्बैंड, यानी बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि नहीं डिलीवरी तक तो मैं यहाँ पे हूँ, मेरे सामने डिलीवरी होगी, फिर हम उसको माँ के यहाँ भेजेंगे। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स हमें मिलते हैं। तो ये मैं ऐसा नहीं बोलूँ सबने ऐसा करना चाहिए, सिचुएशन है हर एक घर की, तो आप डिसाइड करो। लेकिन ये अच्छा लगा मुझे ये सुन के। तो इस प्रकार से हस्बैंड ने उसके साथ पूरा रहना है, उसके माँ से जो अपेक्षित है वो भी करना है। और अगर कुछ पता नहीं है तो पता नहीं है, इसलिए गोप्रेग ऐप में हमने छोटी छोटी चीजें डाल के रखी है कि अगर नौशिया वॉमिटिंग होता है तो उसको वो स्मेल से ही कभी कभी होता है, वो खाती भी नहीं, तो थोड़ा सा बेसिक कुकिंग आना चाहिए। तो हम फिर से जाएंगे, 3 महीने की तैयारी कर रहे हो प्री प्रेगनेंसी के पीरियड में, तब थोड़ा सा कुकिंग आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, एटलीस्ट अपने पेट के लिए, क्योंकि उसको तो वैसे भी नौशिया वॉमिटिंग में कुछ खाने वाली है नहीं, उसको फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा कुछ भी ऐसा ही लगता है। तो आपका पेट भरे इतना कुकिंग सबको आना चाहिए बिफोर प्रेगनेंसी के पीरियड में। अभी जब एट ए टाइम जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तब उसको आनंद होता है,
खुशी होती है, लेकिन वो खुशी के साथ थोड़ा उसको स्टेबल करना है कि 2 महीने तक जो भी कुछ शादी, फंक्शंस, ट्रैवलिंग है, 3 महीने तक एक्चुअली, क्योंकि 2 महीने के एंड में होती है सोनोग्राफी, जिसमें हमें पूरा क्लियर होता है कि हार्ट बीट्स है, फिटल पोल है, सैक प्रॉपर है, ये सब सेकंड मंथ के एंड में हमें दिखता है। तब तक उसको थोड़ा, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट ये भी एक स्त्री का स्वभाव होता है, वो जब यानी कुछ दुख हो जाता है तो एकदम डिप्रेशन में भी चली जाती है, और खुशी होती है तो एकदम हाइपर भी हो जाती है। तो उसको बैलेंस रखना ये भी हस्बैंड का काम है कि देखो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, बहुत खुशी की बात है, हम जरूर उसका स्वागत करेंगे एज ए फीटस। आप दोनों मिलके उसके साथ गर्भ संवाद करो। गर्भ संवाद का टॉपिक हमारा बहुत बड़ा है ही ऑलरेडी। तो तू आया है, हमें बहुत खुशी हो गई है, तुझे 9 महीने इधर रहना है, इस प्रकार का गर्भ संवाद कैसे तैयार करना वो हम बाद में बताएंगे। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन विद फीटस आप तुरंत वो मोमेंट पे ही शुरुआत कर दो, लेकिन उसको ओवर एक्साइटेड से थोड़ा ये रखो, क्योंकि 2 महीने की, 3 महीने की जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत डेलिकेट होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको बैलेंस रख, ये हस्बैंड का महत्वपूर्ण रोल। तो जो कर रहे हैं, मैंने बोला सिर्फ आपको एक याद रखो, माँ और सास का एक रोल जो है वो जो करती थी वो करना है। जो नहीं, जिनको इच्छा है लेकिन क्या करना समझता नहीं, उनके लिए मैं कुछ एक्टिविटीज बताऊंगी। एक तो है ट्रैवलिंग तो बंद, बाहर तो जाना नहीं है, लेकिन एक 4 रूम अपने जो फ्लैट है, घर है, उसके बाहर तो उसको लेके जाना है, तो आपको टेरेस पे लेके जाना है। घर के टेरेस के ऊपर जाओ, वहां से आराम से बैठो, आकाश दर्शन, इंडियन स्काई मैप का एक ऐप आता है, उसके द्वारा आप पूरे जो नक्षत्र है उनको देखने का प्रयत्न करो। ये जब आकाश की विशालता आप देखते हो ना, तो इसके इतने बड़े विश्व में हम कितने छोटे से हैं, हमारी प्रेगनेंसी इतनी सी, हमारा बच्चू इतना सा, हमारे स्ट्रेस छोटा छोटा, तो हम कितने छोटे हैं ना, ये जब हम फील करते हैं तो अपने आप स्ट्रेस कम होता है। और जो नम्रता की जो है ना कि ठीक है मैं कुछ बड़ा नहीं हूँ, आप बहुत बड़ी पोस्ट पे होंगे, ऑफिस में बहुत बड़े कुछ मैनेजमेंट में होंगे, लेकिन इतनी बड़ी विशालता देखकर हम थोड़े जब छोटे हो जाते हैं तो अपने आप छोटे लोगों का छोटा स्ट्रेस सब छोटा हो जाता है, तो एक रिलैक्सेशन मिलता है। क्योंकि अभी आपको पूरी दुनिया बाहर जाके तो नहीं देखनी है, लेकिन टेरेस पे जाके पूरा विश्व का आपको अंदाज, कि टेरेस के ऊपर देखते हो तो इतना दिखता है, तो और कितना विशाल सृष्टि होगा ये, तो बस इसको देखना है। ये हो गई आकाश दर्शन की एक्टिविटी। ये बहुत सारी एक्टिविटीज ना, टोटल अपने पास 40 एक्टिविटीज है, ये ऑलरेडी हमने ऐप में दी है और कुछ आएंगी भी अभी। तो दूसरा है, हम बोलते हैं सुवर्ण सिद्ध जल पीना। सुवर्ण सिद्ध जल मीन्स 1 लीटर पानी में आपको 24 कैरेट का गोल्ड डालना है, उसको बॉईल करना है हाफ होने तक, और वो ही पानी उसको पीना है। अब देखो ये बहुत एक्स्ट्रा काम है, यानी अभी तक कोई भी लेडी ये नहीं करती थी, उसको उसका घर की रोज ऑफिस के समय जाने की बोतल भरना, ये भी एक बहुत काम है उसमें, और ये सब करते करते वो पानी उबालेगी, उसको ठंडा करेगी, वो याद रखने की भी चीज है। तो ये सब काम, जो एक्स्ट्रा काम प्रेगनेंसी में स्त्री को पड़ रहे हैं, वो सब जिम्मेदारी हस्बैंड लेगा। तो रात को आपको जब वो सब किचन का काम कर रही है, उसी समय आपको पानी बॉईल करने के लिए रखना है, उसमें गोल्ड डालना है, फिर ढक के रखना है, सुबह उठ के कांच की बोतल में या स्टील की बोतल में भर के उसको रेडी करके देना है। तेरे घर की बोतल है, ये तेरे ऑफिस की बोतल है, अगर ठंड है तो आप थोड़ा सा वार्म वाटर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से तैयारी करना। सुवर्ण सिद्ध जल के भी बहुत सारे बेनिफिट है, वो आपको एक्टिविटी में मिलेंगे। और जैसे आपने बोला, जब समझ गया कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, तुरंत आप लेटर राइटिंग करो। दोनों ने मिलके अपने बेबी को एक सुंदर सा लेटर लिखना है। तो लेटर में आप अच्छे से उसका कुछ नाम भी डाल दो, और आने के बाद, यानी उसकी आने की न्यूज आने के बाद आपको जो कुछ फीलिंग्स आ गए वो ऑन पेपर लिख, और उसमें आपने जो संकल्प में कुछ क्वालिटीज लिखी थी वो उसमें आप ऐड करते जाओ। तो इस प्रकार से लेटर लिखना ये भी एक एक्टिविटी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं संगीत, लोरी गाना है, तो हस्बैंड को भी ये समय में, अगर वो म्यूजिशियन है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो पत्नी है ना उसको इतना म्यूजिक का ज्ञान नहीं होता, हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे, उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन जो बाकी घर के लोग है, हस्बैंड है, ससुराल वाले, वो एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल वो सिंगर है। तो मुझे ऐसा पूछा गया कि अरे ये तो बहुत अच्छे सिंगर है, तो मैं क्या करूं, मेरी तो आवाज इतनी सुंदर नहीं है। देखो यहाँ पे बच्चे को, आपको किसी को भी आपकी आवाज नहीं दिखानी है, तो ये जो गिल्ट है मन में, ये पहले निकाल दो। बच्चा दोनों का है,
तो अगर आपको लोरी नहीं आ रही है तो हस्बैंड जरूर लोरी गा सकता है। लोरी माँ भी गा सकती है, यहाँ पे वैसे भी आवाज का कुछ भी रोल नहीं है, आपको सुर ताल पता है, कुछ भी रोल नहीं है। परंतु हस्बैंड अगर म्यूजिशियन है, वो उस संगीत का तज्ञ है, ज्ञान है उसको, तो वो भी रोज एक गाना लाइव, जो हम बोलते हैं कि यूट्यूब का तो है अवेलेबल, लेकिन लाइव जब आप सुनते हो तो उसका और ज्यादा इफेक्ट होता है। तो म्यूजिक गाना, संस्कृत मंत्र बोलना, किसी किसी को वाइफ के साइड से नहीं पता ये सब संस्कृत क्या है, स्तोत्र नहीं पता, भगवत गीता के श्लोक वो बोल नहीं सकती संस्कृत, क्योंकि बचपन में कभी सीखा नहीं है। लेकिन हस्बैंड के साइड से सब लोगों को आता है, तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों मिलके, जो जहाँ पे वो कम है वो चीज इसने करनी है। लेकिन ये करते समय पत्नी के मन में कभी भी गिल्ट नहीं आना चाहिए कि मुझे नहीं आता, क्योंकि वर्क दोनों का है और करते करते सीखना भी है। तो यहाँ पे कौन बड़ा और कौन छोटा ये बात ही नहीं है। जैसे मैंने बोला कि दोनों के ब्रेन में ही डिफरेंस है। वाइफ को जब वो स्ट्रेस आते है तो वो बोलती है, और जब हस्बैंड को स्ट्रेस आता है बिल्कुल शांति, कोई भी उसके साथ बात ना करे। तो इसलिए ये जो अगर ब्रेन में स्ट्रक्चर है तो उनके स्वभाव में स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। कॉम्पैटिबिलिटी बोलते हैं ना कि सप्लीमेंट्री है, ऐसे नहीं कि ये ऊपर ये नीचे, ऐसा नहीं, वो दोनों एक साथ आने वाले। तो दोनों की जो क्वालिटीज है वो एक दूसरे को पूरक होनी चाहिए, सहायक होनी चाहिए। तो इसके बाद सूर्य नमस्कार में एग्जाम्पल बताती हूँ। सूर्य को अर्घ्य देना, तो स्त्री एक पात्र में जल लेके सूर्य भगवान को ऐसा अभिषेक करेगी, तो अपनी आंखें और सूर्य इनके बीच में पानी की धार जाएगी, ऐसा है। तो वो फक्त सिर्फ सूर्य को अभिषेक ही कर सकती है, अर्घ्य देना बोलते हैं उसको। पति ने क्या करना है उस समय, पति ने सूर्य नमस्कार, जो योगा में बताए हुए 10 स्टेप वाले सूर्य नमस्कार है, वो सूर्य नमस्कार पति ने करना है। ये एग्जाम्पल है लोकमान्य तिलक, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जिनका जन्म हुआ है, इनके पिता ने, जब अंग्रेज थे वहां पे भारत में आए हुए, तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे सूर्य जैसे तेजस्वी पुत्र को जन्म दूंगा, जो यहाँ से जिसकी शरीर मन और बुद्धि सूर्य जैसे तेजस्वी हो, जो अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाले। तो ये संकल्प के साथ उन्होंने सूर्य नमस्कार किए। लेकिन प्रेगनेंसी में सूर्य नमस्कार अलाउड नहीं है, इसलिए वाइफ ने सिर्फ अर्घ्य देना है और हस्बैंड ने सूर्य नमस्कार डालना है। तो ये भी बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है। अदरवाइज हमने बोला है सूर्य को अर्घ्य देना, तो हस्बैंड बेडरूम में सोया है, ये सिर्फ वहां से कर्टन ओपन करेगी, सूर्य को अर्घ्य देगी, इतना ऐसा अपेक्षित नहीं है। दोनों ने मिलके टेरेस में जाके, घर के बाहर जाके ये सब प्रोसेस करनी है, तो जो विटामिन डी है वो मिलेगा। सुबह का जो फ्रेश एयर होता है वो अपने आप दोनों को मिलेगा। सुबह उठना पड़ता है, ये संस्कार गर्भों को मिलेगा। तो एक चीज में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए, और जब दोनों करते हैं, आप देखो ना, कोई भी आए काम एक करने से अच्छा तब दोनों करते हैं तो और मजा आता है उसमें, तो वो काम नहीं लगता, तो हम इजीली वो कर सकते हैं। और वो दूसरा अगर हस्बैंड है तो और मजा आएगा। तो इसलिए हर चीज में साथ में रहना है। कभी कभी ऐसा होता है अगर दोनों वर्किंग है, कुकिंग करना है उसको, तो कुकिंग कर रहा है तो सब्जी काटना, फिर कभी कभी बादाम सोक करके रखना है रात को, ये काम भी एक्स्ट्रा काम बढ़ गए। वेजिटेबल्स कट करना है, सूप करना है, फ्रूट्स काटना है टिफिन में ले जाने के लिए, तो ये सब एक्स्ट्रा काम हस्बैंड ने करना चाहिए। अगर वाइफ को कभी कभी हस्बैंड का ये काम करना एकदम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका स्पीड, उसको सिखाते सिखाते वो बोलती कि मेरा मैं कर लूंगी तो वो समय में हस्बैंड का क्या काम है। इसलिए मैंने बोला ये जो रूल है मैं कॉमन बता रही हूँ कि घर के स्वभाव और परिस्थिति देखकर डिसाइड करो। इस समय अगर वो बाहर दूसरे रूम में जाकर बैठ के मोबाइल गेम खेल रहा है तो वो गलत है। वो कर रही है ना, आप यहाँ पे गाना गा सकते हो उसके लिए। फिर दूसरा है कुछ संस्कृत रिसाइटेशन, जो ऐप में दिए हुए स्तोत्र है, आप उसके साथ बोलो। तीसरा है उसको पढ़ने के लिए, किसी वाइफ को ना पढ़ने का बड़ा बोर होता है उनको, या पूरा काम करने के बाद जब वो हाथ में लेती है तो नींद आ जाती है क्योंकि थक जाती है। तो ये टाइम पे अगर कुछ बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स की लिस्ट है, वो अगर हस्बैंड डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है और वो अपना काम कर रही है, तो भी वो कान में जाएगा। जैसे अर्जुन ने सुभद्रा माई को चक्रव्यूह का बताया था, ठीक है। तो हस्बैंड का भी बहुत रोल है कि हस्बैंड बताया था, उल्टा वहां पे ऐसे हो गया, वो मदर सो गई, सुभद्रा माई सो गई, इसलिए उसको बाहर कैसे निकलना ये नहीं समझ गया। तो इसलिए हस्बैंड का रोल तो है, उसको वो पढ़ के बता सकता है। कभी कभी वो बोल रहे मैं काम में बिजी हूँ, मेरा सुनने के लिए भी टाइम नहीं है, तो आप एक पेज पढ़ो और वो पेज का एक्सट्रैक्ट निकाल के एक अच्छे वर्ड्स में स्टोरी फॉर्म में उसको बताओ। तो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी। तो हस्बैंड ने उसके साथ कंटिन्यू रहना, प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस उसका उसके साथ में रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज है। लेटर राइटिंग तो मैंने बता दिया। गर्भ संवाद,
गर्भ संवाद में तो ऐसा है कि बच्चा पापा की आवाज सुनता है, पहचानता है। ऐसे हमारे साथ बहुत एग्जाम्पल है। ठीक है, तो माँ ने तो गर्भ संवाद करना ही है, लेकिन रोज का गर्भ संवाद पेट पे हाथ रख के हस्बैंड ने भी करना चाहिए है। तो ये तो हम क्लिनिक में भी उनसे करवा लेते हैं और रोज भी उनको रात को ये गर्भ संवाद करना है। ठीक है, तो ऐसी 40 में से 15 एक्टिविटीज निकालेंगे ना आप, तो वो विथ हस्बैंड करने की है। आपने ये वाले आंसर में ऑलमोस्ट मेरे ये जितने क्वेश्चन थे एक्टिविटीज वाला, गर्भ संवाद वाला, आपने काफी कुछ कवर कर लिया है। एंड आई होप कि यूजर्स को भी काफी अच्छा लगा होगा और उनको भी समझ आया होगा कि हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। और जैसे कि इनिशियली डॉक्टर वैदेही ने बोला था कि 50-50% होता है, तो इसमें सारी चीजें 50%। तो हम जितना आप अपनी वाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं उतना उनके लिए काफी अच्छा होगा। डॉक्टर वैदेही, एक क्वेश्चन था, जैसे कि अभी आपने एक्टिविटीज काफी सारी बता दी है, क्या बच्चे पर पिता की आवाज, फीलिंग्स और इमोशनल प्रेजेंस का भी असर पड़ता है? हाँ, पड़ता है, क्योंकि देखो इजी है कि जब हस्बैंड साथ में है ना तो इसके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं वाइफ के। हाँ, हैप्पी हो जाते हैं। यस, हाँ, हैप्पी हार्मोन्स तैयार होंगे, वो प्लासेंटा के थ्रू चले जाएंगे उधर। तो एक तो ये डायरेक्ट इफेक्ट है, और इनडायरेक्ट इफेक्ट वैसे भी 3rd मंथ के बाद, यानी बच्चा अभी भी सुन ही रहा है, ये जो लोग सुन रहे हैं तो वो बच्चा अभी भी सुन रहा है, तो 3rd मंथ के बाद आजू बाजू का भी वो सुनता है, तो वैसे वो हस्बैंड का सुनेगा, और हस्बैंड अगर बाजू में ही है कंटिन्यू तो और उसके लिए अच्छा है। और डायरेक्ट इफेक्ट तो माँ के शरीर के भी जो हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं उससे डायरेक्ट फर्क पड़ता है। अब जैसे कि आवाज सुनने वाली बात है, तो वो आपने तो पिछले कितने वेबिनार्स में ऐसी स्टोरीज भी बताई हैं कि वो आवाज से भी पहचानना, वो इमोशनल कनेक्ट होना वो हो जाता है। बिकॉज हाँ, यानी ऑफिस से आने के बाद उसने बेबी को, जैसे हम रात को सोते समय, सुबह जगते समय बोलते कि माँ ने उसको एक गाना गा के सुनाना है, वैसे ही हस्बैंड ने ऑफिस से आने के बाद और जाते समय कि बाय, मैं जा रहा हूँ, अपनी माँ का ख्याल रखना। आने के बाद अरे तुम कैसे हो दोनों, क्या किया आज दिन भर, ये पूछना। तो ये आवाज जो है उसके साथ आप कुछ भी उसका एक नाम रख दो, इस प्रकार से कम्युनिकेट करना उसको, यानी उसको भी समझ लीजिए कि पापा का जाने का टाइम है, पापा का आने का टाइम है, इस प्रकार से। अब एक क्वेश्चन पिक करते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी का। डिलीवरी के वक्त भी हस्बैंड का कोई रोल होता है क्या? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि डिलीवरी तो हॉस्पिटल का काम है। आप मतलब इस पे क्या कहना चाहेंगे? हालांकि अभी हम काफी सारे वीडियोस देख रहे हैं, काफी सारी चीजें देख रहे हैं, और इवन आपने भी बोला कि जो हस्बैंड रहते हैं वो ये बोलते हैं नहीं डिलीवरी यहाँ होगी फिर मैं मायके भेजूंगा, ऐसा वाला। लेकिन एट द टाइम मतलब जब आप हॉस्पिटल पहुंच रहे हो, अब तो काफी लोगों ने ये अलाउ कर दिया है कि हस्बैंड भी जाते हैं अंदर डिलीवरी रूम में, तो इस पे जो लोग हेजिटेट कर रहे हैं या वो जाना चाहते हैं बट उनको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, जाना चाहिए कि नहीं, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? जाना चाहिए, क्योंकि देखो एक माँ बनती है तो वो क्या पेन सहन करती है, कौन सी परिस्थिति से वो जाती है, तो ये हस्बैंड को समझना जरूरी है। तो कभी कभी ऐसा भी, यानी पुराने लोग ऐसे बोलते थे कि ये चीजें नहीं देखनी चाहिए, यानी ऐसे भी व्यूज हो सकते हैं लोगों के, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ रूल नहीं है ऐसा। लेकिन आजकल गायनेकोलॉजिस्ट अलाउ करते हैं कि उन्होंने जाना चाहिए, क्योंकि सब काम अगर ये दोनों एक साथ कर रहे हैं तो क्यों नहीं जाना चाहिए। मेरा कहना है पहले के जमाने की हर चीज हम फॉलो नहीं कर सकते, तब उसको पता भी नहीं रहता था, वो पूरी घर के जो स्त्रियां होती, क्योंकि घर में बहुत सारी स्त्रियां होती थी, तो वो उसकी केयर लेती थी। अब 9 महीने अगर इसने ही केयर ली है तो डिलीवरी के टाइम ये साथ में होना जरूरी है, तो रहना ही चाहिए, मुझे तो लगता है रहना चाहिए। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। यूएस में कोविड का पीरियड था, तो उनकी फर्स्ट 2 सी सेक्शन डिलीवरी थी, और उन्होंने 3rd टाइम उन्होंने पहले से शुरू किया अपना पूरा बिफोर कंसेप्शन मेडिसिन, 9 महीने के पूरे मेडिसिन लिए, पूरे गर्भ संस्कार उन्होंने फॉलो किए थे। और डिलीवरी के टाइम वहां पे ऑप्शन आता है मिडवाइफ से करवाना है आपको घर में डिलीवरी या हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मिडवाइफ का ऑप्शन लिया था। तो उनके पास तो कोई भी उनके इन लॉज नहीं थे, पेरेंट्स नहीं थे, 2 पहले बच्चे थे, और रो हाउस था उनका, यानी नीचे 2 रूम ऊपर 2 रूम, तो नीचे 2 बच्चे अपने खेल रहे हैं, और ये हस्बैंड वाइफ दोनों ऊपर, मिडवाइफ है, मिडवाइफ की एक असिस्टेंट है जो रूम के बाहर है, एम्बुलेंस घर के बाहर खड़ी है। उन्होंने 3rd टाइम वो मिडवाइफ ने उसकी नॉर्मल डिलीवरी की, साथ में सिर्फ हेल्प थी हस्बैंड की, वो उसकी असिस्टेंट को भी, क्योंकि वो बहुत पर्सनलाइज है। उनका कहना है कि वो समय में कोई भी ज्यादा व्यक्ति वहां पे नहीं चाहिए, तो बोले अगर मुझे लगा तो मैं मेरे असिस्टेंट को अंदर बुलाऊंगी, अदरवाइज वो वहां पे खड़ी है। तो वो सिर्फ वहां पे ऑब्जर्वर करके थी, नीचे एम्बुलेंस खड़ी थी कि अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए तो नॉर्मल डिलीवरी, देखो ना 2 सी सेक्शन के बाद 3rd नॉर्मल डिलीवरी विथ हस्बैंड एंड विथ 1 मिडवाइफ। तो यहाँ पे हस्बैंड का उसको सपोर्ट
सपोर्ट था, क्योंकि कभी कभी जो वाइफ है वो इतनी थक जाती है वो पेन में कि नहीं अब मेरे से पेन सहन नहीं होता, आप कर लो सी सेक्शन। तो ऐसा बोलने के बाद वहां पे कोई तो चाहिए कि अरे नहीं बस थोड़ा सा पेन अब और सहन कर लो, बच्चा एक बार बाहर आ गया ना कि फिर कुछ टेंशन नहीं, फिर जिंदगी भर पेन नहीं होगा, ये पेन सिर्फ ये 1-2 मिनट का पेन है, उतना सहन कर दो। तो ये सपोर्ट देने के लिए भी वहां पे अगर हस्बैंड है तो बहुत अच्छा रहता है। पहले के जो थी बड़े लोग उनको एक्सपीरियंस रहता था इसलिए वो रहते थे। आज मेरी जो मैं बताऊंगी कि डिलीवरी नॉर्मल हुई है पेशेंट की, लेकिन उसकी माँ की और उसकी सास की दोनों का सी सेक्शन हुआ है। तो ये केस में उसके हस्बैंड ने ही उसको फुल सपोर्ट किया था कि कुछ नहीं होगा करो, कुछ नहीं होगा करो। लेकिन वो माँ बोलती है अरे क्या है तेरी नॉर्मल डिलीवरी, मेरा तो बाबा सी सेक्शन था, अच्छा हुआ। तो मैं तो शॉक हो गई कि माँ ऐसा बोल रही है। पहले तो ऐसा रहता था कि माँ की नहीं नॉर्मल होनी चाहिए नॉर्मल। अभी जो माँ का और जो सासू माँ का सी सेक्शन हुआ है उनकी बहू का हमने नॉर्मल डिलीवरी किया, तो ये जब मुझे पता चला तो मुझे एकदम प्राउड फील मिला, वाओ। तो ये सब क्रेडिट गोज टू हर हस्बैंड, वो साथ में था इसलिए सब ये हो गया। तो ऐसे आज एग्जाम्पल यानी रिसेंट एग्जाम्पल है 2 महीने बिफोर की ये बात है, ठीक है। तो हस्बैंड वहां पे चाहिए। दूसरी बात है और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एक तो हस्बैंड वहां पे चाहिए, उसका पूरा सपोर्ट इमोशनल। यहाँ पे भी फिर से बोले कुछ नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ में हूँ, क्योंकि ये स्त्री का पुनर्जन्म होता है। जैसे अभी तक वो एक स्त्री थी, पत्नी थी, अभी वो माँ बनने वाली है, वैसे वो हस्बैंड भी अभी पिता बनने वाला। तो दोनों का भी ये एज ए पेरेंट पुनर्जन्म है, न्यू उनको प्रमोशन मिल रहा है, तो दोनों को भी सपोर्ट की बहुत की आवश्यकता है, तो वो हस्बैंड देगा। और एक जातक कर्म संस्कार हमारे शास्त्र में है, जो फिर से डॉक्टर अलाउ करते नहीं करते वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये जातक कर्म संस्कार हम तो बताते हैं एक बार पूछ के देखो, बाहर के कंट्रीज में अलाउ करते हैं, वो बोलते हैं वो आपके रिचुअल से आप आपके लेवल पे करो। तो मेरे बाहर के सब पेशेंट्स प्रॉपर कॉर्ड कटिंग के पहले हस्बैंड उनके बच्चे के जिह्वा पर, वो प्रोसेस पूरा मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी। तो जातक कर्म संस्कार का सभी जो मंत्र बोलना है वो सब रेडी है अपने पास, तो हस्बैंड वो कॉर्ड कटिंग के पहले हॉस्पिटल्स में करते हैं। लेकिन इंडिया में डॉक्टर आपको परमिशन नहीं देंगे, तो ठीक है रहने दो। जब माँ के स्टिचेस और उसका बाकी का ड्रेसिंग वगैरह चालू रहता है तो बेबी पहले हस्बैंड के हाथ में आता है, यानी माँ भी हाथ में पहले बेबी नहीं लेती, तो हस्बैंड अगर साथ में है तो हस्बैंड के हाथ में बेबी जाएगा, और अगर नहीं है तो वहाँ की जो नर्स है ना एकदम थर्ड पर्सन उसके हाथ में बेबी जाएगा। तो उससे अच्छा हस्बैंड वहाँ पे खड़ा रहे तो कितना अच्छा है ना, डायरेक्ट आपके हाथ लगे, क्योंकि माँ तो वो समय में नहीं ले सकती। कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी के केस में ऐसा करते हैं कि बेबी को माँ के चेस्ट पर रखा जाता है, तो बच्चा लिटरली ऐसा मुंह होके ब्रेस्ट को पकड़ता है और दूध पीता है। ये बहुत अच्छा साइन है हेल्दी बेबी का। तो ये भी करवाते हैं, लेकिन सब जगह ये प्रैक्टिस नहीं होती। तो बच्चे को पैक करके जो सामने उसको दे देते, क्योंकि डॉक्टर को अभी वो पेशेंट को ट्रीट करना है, वो गायनेक को टाइम नहीं है इतना, तो वो पेडियाट्रिशियन के पास या नर्स के पास किसी को भी बच्चे को दे देंगे, उधर वो अपना काम करेगी। तो वो टाइम वहां पे हस्बैंड का होना जरूरी है। तो जातक कर्म संस्कार वहां करने को मिला तो जरूर करो, नहीं करने को मिला तो जब आप आपके रूम में आ जाओगे आपके पास सब हम चीजें वो व्हाट्सएप पे भेज के रखेंगे, ऑडियो सब रेडी है, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो आप शांति से जातक कर्म संस्कार आपके बेबी का वो पिता के द्वारा ही होना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा है, तो वो आप कर सकते हो। तो ये मेन रोल हस्बैंड का है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो आपने पूरी साइकिल कंप्लीट कर दी फॉर डिलीवरी। अब एक आफ्टर डिलीवरी का क्वेश्चन है, जब बेबी 1 साल का हो जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग बंद होती है, उस वक्त माँ इमोशनली वीक भी फील करने लगता है, तो ऐसे में हस्बैंड का किस तरीके से बोल सकते हैं कि आप सपोर्ट कर सकते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने के लिए डॉक्टर्स लगते हैं और बंद करने के लिए हस्बैंड लगता है। क्योंकि जब तक बच्चे के सामने माँ है वो दूध पीता ही रहेगा। बस 2 to 3 नाइट्स का काम है कि वाइफ को उसके तो दूसरे रूम में भेज दो, दूसरे घर में भेज दो। सिर्फ घर में कोई बड़ा व्यक्ति है तो ठीक, अदरवाइज हस्बैंड ने बेबी को संभालना है। भूख लगी तो उसको ऊपर से चम्मच कटोरी से दूध पिलाना है। थोड़ा बच्चा रोएगा उसको सहन करना है, रोते ही है बच्चे, 2-3 रात बच्चे रोते हैं, रो रो कर थक के सो जाते हैं, फिर उनको सुला दो, जगने के बाद फिर से चम्मच से दूध पिलाओ और उनको सुला दो। ये 3 नाइट्स का काम है, बच्चा पूरा भूल जाता है, फिर चौथे दिन से आपका रूटीन शुरू। तो ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना, और वो भी मैं बोलती हूँ कि एक बर्थडे फर्स्ट ईयर हो गया कि ये प्रोसेस शुरू करो, क्योंकि जितना वो लंबा चलेगा वो बच्चे उतने और ये हो जाते हैं, उनका दिमाग और बढ़ता है, फिर वो छोड़ते नहीं, भले दूध आए ना आए, वो टाइम पास का काम रहता है बच्चों का, बस पड़े रहना और दूध पीते रहना। तो एक
1 ईयर इज सफिशिएंट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। 2-3 रात आपको सिर्फ निकालनी है, दिन का तो माँ एक कर सकती है, धीरे धीरे बंद करना है 8वें-9वें महीने के बाद। और 1 साल का जैसे बर्थडे होता है, रात का दूध बंद करने के लिए हस्बैंड का ही काम है वो। कुछ जनरल क्वेश्चंस पिक करते हैं, जैसे कि आजकल के हस्बैंड्स कुछ नेवी में है, एयरफोर्स में है, या आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो ऐसे में जब वो फिजिकली पास नहीं होते तो ऑनलाइन या वीडियो कॉल के जरिए वो इमोशनल कनेक्शन कैसे या फिर प्रेजेंस वो कैसे फील करें, वाइफ को भी और अगर बेबी ऑलरेडी है तो उसको भी। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिचुएशन है आजकल। तो यहाँ पे ऑनलाइन जो है हमारे पास जो भी कुछ साधन है सबका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गर्भ संवाद के लिए हस्बैंड ऐसे ही ऑनलाइन गर्भ संवाद कर सकते हो आप। ऑनलाइन उसकी रोज सुबह शाम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये भी जो केयरिंग शेयरिंग का है, ये भी सब आपका फोन पे होना ही चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। रामायण में जब सीता माई प्रेग्नेंट थी और ये सब उनको फिर से निकल गए, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता माई थी और प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या में थे। यहाँ पे सीता माई के मन में श्री राम के प्रति ऐसा नहीं था कि वो मस्त रह रहे, उधर मजा कर रहे, मैं इधर रह रही हूँ आश्रम में, ऐसा नहीं था। वो एज ए रानी उसने भी वो डिसीजन लिया था कि फर्स्ट मैं रानी हूँ और बाद में मैं पत्नी हूँ, तो इसलिए दोनों का भी डिसीजन था। तो उसने अपने बच्चों के मन में गर्भ संस्कार से ही अपने पति के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई थी। ये सब गर्भ संवाद ही उनका चलता था, क्योंकि उसको आया हुआ स्ट्रेस, उसको भी कितना स्ट्रेस होगा। देखो ना, वो अभी पूरा वनवास होके अयोध्या में पहुंची है, महारानी बन गई है और फिर से वो वनवास में आई है। तो उसने जो कुछ वो फील करती थी ना, वो हर अपना स्ट्रेस, अपनी चीजें, लेकिन कौन से एंगल से, राम कितने बुरे हैं ऐसा नहीं बताती थी वो कभी भी, वो कितने अच्छे हैं। जैसे वो कोई अच्छे काम के लिए गए कि वो बहुत बड़े काम के लिए हमसे दूर है, लेकिन उनका दूर रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन वो हृदय से हमारे पास में ही है। तो प्रभु रामचंद्र की वो कंटिन्यू उनका यशो गायन, कथा गायन वो करती थी, इसलिए बच्चे इतने अच्छे हुए, क्योंकि उनको पता नहीं था कौन है रामचंद्र, परंतु उनके जो क्वालिटीज डेवलप हुए वो तो एक जीन्स के थ्रू तो आए होंगे दोनों के, लेकिन आदर विश्वास ये बहुत अच्छा रहता है। वही हम जब ये एग्जाम्पल में बताती हूँ तो मैं बोलती हूँ सिंगल पेरेंट का अगर है, कोई भी डिवोर्स अगर किसी का हो गया है, तो ये प्रेगनेंसी के बारे में ना जस्ट अनदर एग्जांपल बता रही हूँ। जब डिवोर्सी कपल है तो जिनके पास बच्चे हैं, तो वो ये बच्चे को क्या बताते हैं, इसके बारे में कोई अच्छा नहीं बताता, बुरा ही बताता। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि लव कुश को ये इतने अच्छे क्यों हो गए, उनके प्रति श्री राम के मन के प्रति इतना अच्छा भाव क्यों था, क्योंकि सीता माई ने रखा था। तो इसलिए ये यहाँ पे जब आप दूर हो, हस्बैंड वाइफ दूर दूर हो, तो डिस्टेंस से आप दूर हो, इतने सारे हमारे पास अभी साधन है, उसके द्वारा हृदय से आपको जरूर पास में रहना है। गर्भ संवाद जैसी बहुत सारी प्रोसेस है। तो ऐप में हम क्या कर सकते हैं, आप दोनों के अगर फोन पे ऐप है तो आप वहां से गर्भ संवाद खुद कर सकते हैं, आप वहां से गाना गा के सुना सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको करने के लिए। वहां क्या चल रहा है वो भी आप गर्भ को शेयर कर सकते हैं। तो इस अभी कोई देश की सेवा के लिए वहां पे जा रहा है तो माँ फिर से बनाएगी कि अपना देखो बेटा, तुम्हारे पापा कितना बड़ा काम कर रहे हैं, तुम्हें भी ऐसे काम करना है। तो अपने आप शौर्य, पराक्रम ये अपने आप बच्चे में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की स्थिति में वो करना ही पड़ता है। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिए हस्बैंड के रोल के लिए। एक ऐसा भी है कि गो प्रेग्नेंस स्पेसिफिकली, जैसे आपने कुछ एक्टिविटीज तो बताई वो साथ में करने के लिए, गो प्रेग्नेंस स्पेसिफिकली प्री वाला फेज, प्रेगनेंसी वाला एंड पोस्ट वाला, ये तीनों फेजेस में हस्बैंड इंडिविजुअली भी क्या क्या कर सकते हैं, और हस्बैंड और वाइफ का जो कपल बॉन्डिंग, जिससे आपने बोला हैप्पी हॉर्मोन्स आते हैं वाइफ, तो वो इस टाइप की और कितनी एक्टिविटीज हैं और वो कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, गेम्स हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन दोनों को भी क्लोज लेकर आए। मेन है लेटर लिखना, संकल्प लिखना, जो हम बोलते हैं ना प्री प्रेगनेंसी में संकल्प लिखना है हस्बैंड वाइफ को, तो वो एक दूसरे को साथ में लाने का काम करती है कि एक दूसरे के अच्छे क्वालिटीज लिखो। अपना देखने का नजरिया हमें बदलना है। यहाँ पे हम जब भी कुछ भी देखते हैं ना तो हमें गलती दिखती है, पहले किसी की अच्छी चीजें नहीं दिखती। तो हम ये पीरियड में संकल्प से, मीन्स बिफोर प्रेगनेंसी से अगर ये प्लान करते
करते हैं कि हम कहीं पर भी घूमने जाएंगे, दोनों ने जब एक दूसरे के साथ आप बात कर रहे हो तो किसी की निंदा नहीं करना, आपको जो भी कुछ आपके आजू बाजू में अच्छा लग रहा है उसके बारे में चर्चा करना। ये अगर दोनों ने मिलकर काम शुरू किया तो बहुत सारे क्वालिटीज अपने आप आ जाएंगे बेबी के लिए। तो यही संकल्प रेडी हो गया। तो ये संकल्प के लिए हमने सैटरडे संडे दोनों ने कहाँ घूमने जाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद करते हैं कि नहीं करना चाहिए ट्रैवलिंग, लेकिन प्री प्रेगनेंसी के पीरियड में आपको जहाँ जाना है, जहाँ जाके हो, धार्मिक स्थली पे यानी जहाँ पे हमारे तीर्थ क्षेत्र है वहां जा सकते हैं। बड़े बड़े व्यक्तियों के जन्मस्थली, जैसे मैंने अभी बोला कि जो कोकण के पास है, लोकमान्य तिलक उनके फादर का मैंने अभी एग्जांपल बताया, तो जो महाराष्ट्र में है, पूना में है, तो वो रत्नागिरी जाके इजीली आ सकते हैं सैटरडे संडे में। तो वहां जाके उनका वहां पे घर है, वो घर में जिनका जन्म हुआ था तो वहां पे जाके देख के आओ। ज्ञानेश्वर महाराज के जन्म के पहले उनके माँ ने जो पिंपल वृक्ष को प्रदक्षिणा की थी, वो सुवर्ण पिंपल करके आज भी आळंदी में है, वो पूना के पास है। तो मैं पूना बता रही हूँ क्योंकि मेरे आजू बाजू में जो चीजें है, आप भी आपके आजू बाजू में ढूंढो कहाँ क्या है और वहां पे जाकर आओ। वहां दोनों ने मिलके जाना है और टारगेट एक ही, बस नजरिया बदल के क्या अच्छा दिख रहा है वो कलेक्ट करना। तो इस प्रकार से जब आप घूमते हो इधर उधर, कोई फंक्शंस अटेंड करते हो, कुछ फैमिली फंक्शंस भी, कभी कभी फैमिली फंक्शंस में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आजकल हमें छुट्टी नहीं मिल रही, टाइम नहीं, इसलिए हम फैमिली फंक्शंस में जाते नहीं, लेकिन जब आप फैमिली फंक्शन में जाते हो एज ए कपल, अभी आपकी प्रेगनेंसी नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना कि ये कपल, इनके बच्चे कैसे हैं, ये ऐसे बिहेव कर रहे, यानी जज करना बोलते हैं ना, वैसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे जज करना से अच्छा, ये अच्छा नहीं वर्ड रहेगा, ऑब्जर्वेशन, हाँ, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रहेगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया है, इनके बच्चे ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो जो एल्डरली कपल्स है उनके ब्लेसिंग्स या उनसे ऐसी चीजें देखते रहना, तो ये इसलिए ऐसे प्रोग्राम में जाना चाहिए। फिर कुछ म्यूजिक प्रोग्राम रहता है कि लाइव म्यूजिक अटेंड करो, क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम रहता है, कुछ ड्रामाज अच्छे अच्छे रहते हैं, कुछ डांस के प्रोग्राम रहते हैं अच्छे, तो वो सब कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं वो दोनों ने जाके देखना चाहिए। सृष्टि का सौंदर्य देखना चाहिए कि कितने विशाल पर्वत है बड़े बड़े, कितना विशाल समुद्र है। तो जो जो पॉसिबल है आपको ट्रैकिंग पे जाना है, क्योंकि बाद में आप ज्यादा ऐसी हेक्टिक नहीं कर। बिफोर प्रेगनेंसी आपको मन से शांत रहना है और शरीर से ओवर एक्टिव रहना है। तो ये इनफर्टिलिटी का बहुत सोल्यूशन है, बहुत इजी सोल्यूशन है कि आप मन से शांत रहो, खुश रहो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन शरीर आपका इतना एक्टिव चाहिए कि चलो आज ये करके आए तो अरे मैं बहुत थक गई। ऐसे बहुत कम बार होता है कि बहुत काम पड़ रहे, थक गई इसलिए प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आती। प्रेगनेंसी पॉजिटिव ना आने के अपनी जो गलत लाइफस्टाइल है, इधर से बैठ के इधर उठना, उधर से बैठ के इधर सोना, पूरा बैठे बैठे काम करना, यही इनफर्टिलिटी का रीजन है। इसलिए बिफोर प्रेगनेंसी जितना आपको घूमना है, फिरना है, हल्का रहना है, इजी लाइट आपकी बॉडी रहनी चाहिए, तो आप वो शुरू कर सकते हैं सब काम दोनों मिलके। आई थिंक मैंने ये प्री प्रेगनेंसी का बताया ना। प्रेगनेंसी के पीरियड में जो ब्रेन एक्टिविटीज है जो कपल एक साथ कर सकते हैं। फिर म्यूजिक, पढ़ना, सुनना, लेक्चर सुनना, कभी कभी इसको अगर नींद आ रही है पढ़ते समय, सुनते समय, तो हस्बैंड कर दो, हाँ, तो हस्बैंड उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको 4-5 वर्ड्स में बता दे कि हाँ तूने सो गई थी तो मैंने ये सुना, उसमें ये पॉइंट थे। ठीक है, हम क्यू भी ओपन करने वाले हैं थोड़ी देर में, तो आप लोग हैंड रेज कर दीजिएगा। जिसको भी डॉक्टर वैदेही से बात करनी है या कुछ डिस्कस करना है, प्लीज आप हैंड रेज करना स्टार्ट कर दीजिए। डॉक्टर वैदेही, अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि आपने प्री प्रेगनेंसी में ये वाली चीज बोली कि जो वो मेल ईगो वाली चीज है, तो उनको लगता है हम में कोई दिक्कत नहीं है, और ये आज के टाइम में तो क्या ये पहले भी था, पहले ज्यादा था, और आज के डेट में ये बढ़ गया है बिकॉज ऑफ अब हमारे पास इतने गैजेट्स हैं, और हमारे पास, मैं ये नहीं बोलूंगी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारे पास मतलब अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी है जो आपका माइंड डाइवर्ट कर देती है कि नहीं ये ऐसा हो रहा होगा, ये ऐसा हो रहा होगा। तो ये माइंडसेट को भी कैसे चेंज किया जाए? मतलब आप सिर्फ बोल सकते हो, लेकिन बोलने के बाद भी अगर सामने वाला ब्रॉट अप वैसे हुआ है, उसने वो चीजें देखी हैं, तो ये किस तरीके से उनका ये चेंज होगा कि नहीं मेरे में भी कुछ हो सकता है एंड उसका सोल्यूशन भी है एट द एंड। इसका यही याद, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट मेडिकली बताया। हाँ, कि वो अगर कम है तो आपके पैसे बचने वाले हैं, हाँ एग्जैक्टली, टाइम बचने वाला है। सीमन एनालिसिस बहुत सस्ती टेस्ट है, जो मेडिसिन है वो भी सस्ते है। सस्ते मीन्स डायरेक्ट वो एक्ट करने वाले हैं, राइट। ऐसे नहीं कि घूम फिर के ये करो वो करो, इससे होगा तो ट्राई करेंगे, उससे होगा तो, ऐसा टाइम पास वाला काम नहीं। टाइम बचता है, पैसे बचता है, तो सीधा एक टेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, आप बस यही सॉल्यूशन है। बाकी तो मुझे लगता है पहले से अभी बहुत फ्री हो गए हैं मेल ईगो, क्योंकि हो जाएगा, मुझे नहीं लगता अब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है आज के दिन में।
राइट। डिलीवरी के बाद भी हस्बैंड का रोल होता है ना, हम जो बोले तो ब्रेस्ट फीडिंग की आदत नहीं होती, न्यू मदर है तो ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद और वो थक जाती है, हर 2 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग, और वो आधा आधा घंटा चलता है कभी कभी, तो आधा घंटा होने के बाद फिर से 2 घंटे का, फिर से आधा घंटे का काम, और वो ब्रेस्ट फीडिंग बैठकर ही करना चाहिए। तो जब वो पर ऐसे लेना, उसको डकार निकालना, ये जो 2-3 काम है ना, ये हस्बैंड ही अच्छे से कर सकेंगे। फिर कभी कभी बच्चे सोते नहीं के लिए, तो ये रात और दिन कुछ नहीं रहता कि हस्बैंड को बच्चे को रात को उसको जगना है, उसको खेलना है बस, तो वो फादर के साथ रह सकता है। वहां पे माँ को रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। तो माँ जब रेस्ट लेती है तब बच्चे को संभालना, उसके छोटे छोटे बहुत सारे काम रहते हैं, वो वैक्सीनेशन याद रखना, माँ को वहां पे लेके जाना, तो ये सब चीजें हैं। हर चेकअप के समय हस्बैंड वाइफ दोनों ने साथ में रहना चाहिए। तो इस प्रकार के हस्बैंड का रोल चालू ही रहता है। तो भी जो मैंने बोला है 3 सपोर्ट चाहिए वाइफ को, इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ठीक है, तेरा कुछ दिन के लिए पेमेंट अगर कम रहा तो हम एडजस्ट कर लेंगे, बाद में कमाने के लिए टाइम है। तो ये दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन है, हस्बैंड के लिए भी है और वाइफ के लिए भी है। ये जो आप काम कर रहे हो क्रिएशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी आपकी पेमेंट सैलरी में थोड़ी कम हो गई तो आप बाद में कर सकते हो उसको कॉम्पेंसेट, लेकिन ये समय चला गया तो आप बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट फोकस रहेगा। और एक बात है, दोनों मैंने बोला एक दूसरे को एक साथ होने चाहिए। की एंड लॉक, ये 2 चीज है कि हाथ में अगर की आ गई लेकिन लॉक ही नहीं है तो वो यूजलेस है। की वैसे लॉक अगर आ गया, की नहीं है तो वो यूजलेस है। उस प्रकार के से हस्बैंड एंड वाइफ का रोल रहता है। मैंने फिर से बोला, यहाँ पे कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। आप दोनों सेम हो, सेम, आप एक दूसरे के लिए पूरक हो। तो जो काम ये नहीं कर सकती, कभी कभी जो पुरुष यानी जो मेल का स्वभाव होता है वो थोड़ा इमोशनल रहता है, कभी कभी ऐसा उल्टा हो सकता है, इसका अपोजिट, नेचर के अपोजिट हो सकता है, तब वो वाइफ ने वो चीज संभाल लेनी है। वाइफ का स्वभाव अगर कभी ऐसा एग्रेसिव है तो वो दोनों ने सब, तो दोनों मिलके आपको कुछ काम करने हैं। तो ऐसी कुछ चीजें, अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं है या ये क्वेश्चन का चल रहा है, तब तक आप सोचो और ऐसी पेयर्स की हमें, जैसे मैंने बोला लॉक एंड की, जैसे और कुछ एग्जाम्पल्स आप बताओगे कि एक के सिवाय दूसरे का काम ही नहीं हो। भगवत गीता में ऐसे कहा है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। मीन्स कोई व्यक्ति है, उसकी साधना पूरी होने की है और बीच में अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो इसको कहते हैं वो योग भ्रष्ट। तो उसका सब हो गया, थोड़ा सा ही बाकी है, तो वो ऐसे घर चूज करता है कि वहां जाके वो उसकी बची हुई साधना फटाफट पूरी करे। ठीक है, तो इसलिए हस्बैंड और वाइफ दोनों का बिफोर कंसेप्शन रोल, उनको फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली अपग्रेड होना है। जब वो ये सब प्रयास करेंगे तो अपने आप ये जो सोल है ये अट्रैक्ट होगा यहाँ पे। तो जैसे हमने मैसेज फ्रॉम सोल डाला है अपने ऐप में, और प्रेगनेंसी के बाद मैसेज फ्रॉम बेबी डाला है, तो मैसेज फ्रॉम सोल है, तो वो सोल आपको रोज मोटिवेट करता है एक मैसेज के थ्रू कि चलो मैं आ रहा हूँ, आप रेडी है क्या, आपने योगा प्रैक्टिस किया क्या आज। तो ये दोनों, इवन आपने योगा का क्लास भी अगर आप साथ में करते हो ना, तो उससे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है दोनों के फिजिकल स्टेटस में भी। तो याद रखें कि हमें बिफोर कंसेप्शन हमारी जो गलत आदतें हैं, हमारी जो खाने की स्टाइल थी अभी तक कि चलो रात को 12 बजे मंगवा लिया, कोल्ड कॉफी पी रहे घर में बैठ के, ठंड के दिन है, तो ये जो चीजें नहीं करनी है। तो ये पीरियड में आप जितना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करोगे, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन, हाँ, वो बेबी में अपने आप आएंगे। आपको कुछ उसको संस्कार कर रहे बच्चे को, ये कुछ नहीं करना पड़ता, वो जस्ट आपको देख के फॉलो करने वाला है। आप लाइफस्टाइल अच्छी रखो तो उसकी भी आगे की लाइफस्टाइल वो मेंटेन करेगा। आदित्य जी प्लीज अनम्यूट एंड आप बोल सकते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है। My question is like 2 questions. Of course, there is a app about GoPrep. We are outside India, so certain things related to like Panchakarma and everything, the options are very limited. So in the home setting, of course, there are like different massages, Shiro, there are like head massage and everything. But for internal cleansing, like what are the options for us, and what can be done in those things? Yes, we have Virechana kit. Virechana is one of the karma. I can send you that kit
and the whole process is recorded and the whole process is written. I will explain you the whole process. You can do at your home. Just massage is required. You have to buy one steamer and you can take a massage at your home. So 15 days procedures is there. You can do at your home only. And instead of Shirodhara, there is option of Yoga Nidra in app, GoPreg app. So with GoPreg app, I will send you some Sankalpa audios. So Yoga Nidra and Sankalpa audios are sufficient instead of Shirodhara. Just you can apply oil on your head. With head massage, do Yoga Nidra and hear that Sankalpa. Okay, no problem. Okay. And after doing this 15 days of procedures, like, is there a recovery time that we need to wait and then go for it? No, just after 15 days of Virechan, you can start 1 month, minimum 1 month. Actually, there are 3 months of medicine before conception for husband and wife. So you continue 1 month medicine and start the process of conceiving. Till that time, the medicine will continue, and within 2 to 3 months, you will get result positive. Yeah, we actually got the medicines. Like, this is the 3rd month that we are taking your medicines. So, okay. So can we do the Panchakarma thing now, or like we should have done it before? Did I send you that kit, Panchakarma kit you have? No, Panchakarma kit we didn't receive. Like, we just got the medicines. So that's why, like. So skip it, Panchakarma. Just now try for Garbhadan Sanskar only. Okay. Panchakarma is the first step of cleansing. Then 3 months medicine. Okay. Now no need of Panchakarma. Just go ahead. Yeah. My wife is also having one question. Yeah. So, so my question is, like, my body weight, I am little thin. So I was just thinking, like, is it required that we should have a particular weight gained, like we should be of this much kg bodily weight, and then we should go for conception? And what are your thoughts about prenatals, which should be taken before conception, like the folic acids, etc.? Yes, folic acid is, you can take folic acid because where the Ayurveda Granthas are written, it is expected that all the content is available in all the vitamins and proteins are available in food. But now there is lack of all these vitamins and minerals in our food. Our food is not of that good quality. So you take Ayurvedic medicine, you take proper food, and along with that, you can continue folic acid, calcium, minerals, and all these things. No problem. And for body weight, there is no need to gain weight. What is your weight now? That's why I have not given you Panchakarma kit, because Panchakarma, it loses body weight minimum 3 to 9 kgs. Yes, that is the reason we were a little skeptical about the Panchakarma and the entire thing. So no need of Panchakarma and no need of gaining the body weight. Just you take proper food. Less weight is very good for conception, and heavy weight is not good for conception. So don't worry about weight. Okay, thank you. Okay. Thank you so much. इनफर्टिलिटी के टाइम में ऐसा भी एक होता है कि यानी एकदम बेसिक चीज है, हम एकदम लॉजिकल चीज बताएंगे कि हस्बैंड वाइफ का बॉन्डिंग अगर अच्छा है तो जो आत्मा आता है वो तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आत्मा भेजने वाले जो है भगवान निसर्ग, वो देख रहे हैं कि इनका बॉन्डिंग अच्छा है, ये बहुत खुशी से एक दूसरे का केयर ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशी से रह रहे हैं, तो चलो और एक तीसरा व्यक्ति भी इनके पास भेज दो ना, तो वो उसको अच्छा संभाल लेंगे। तो आपकी जो काम करने की पद्धति है, एक दूसरे के साथ रहने की पद्धति है, उसके ऊपर से आपको गेस किया जाए, जज किया जाएगा कि आप कैपेबल हो कि नहीं। और अगर आप कैपेबल हो तो ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के पहले कोई भी सोचेगा ना, अब देखो हम यहाँ पे जाते हैं, ये जो अडॉप्ट करने की जो संस्थाएं होती है ना बच्चों की, अडॉप्टेशन की इतनी बड़ी प्रोसीजर है कि बच्चा वो संस्था अगर आपको देती है ना, तो उसके नाम पे आपको कुछ प्रॉपर्टी, बहुत डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका जो बच्चा है आपको दे रहे, तो वो उसकी पूरी सिक्योरिटी देखेंगे कि इसके कैसी कैसी आदतें हैं, वो इकोनॉमिकली, वो तो ऊपर की चीजें देखेंगे कि इकोनॉमिकली संभाल सकता है कि नहीं, उसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी रखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे अस्तित्व में जो व्यक्ति है वो एडॉप्टेशन के समय यहाँ पे इतनी केयर ले जा रही है, तो जो भगवान है वो इतना सोच समझ कर यहाँ पे एक जीव भेजते रहते हैं, तो वो तो कितना सोचेंगे। तो इसलिए कभी कभी इनफर्टिलिटी में कुछ भी रीजन नहीं है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन एक दूसरे में इतने झगड़े चल रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। क्रिस्टल क्लियर जो है रिलेशनशिप
कि आपका आपके वाइफ के सामने एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि मेरा पूरा जो भी कुछ है अंदर का बाहर का वो सब मेरे पार्टनर को पता है। ऐसे जब क्लियर ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप होती है तो अपने आप भगवान भी बेहद कि अरे इतने अच्छे से रह रहे, चलो एक क्या और दे दो, दे दो तो दो व्यक्ति इनके पास भेज दो, वो अच्छे से संभाल पाएंगे। तो आपकी कैपेबिलिटी भी आपके रिलेशनशिप से समझती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसलिए कपल बॉन्डिंग, इसलिए हम बार बार बोल रहे कपल बॉन्डिंग करो, एक दूसरे के साथ रहो, और फिर अपने आप को पत्नी के मन में अगर आदर और विश्वास बन गया पति के प्रति तो वो डायरेक्ट प्लासेंटा के थ्रू, हर चीज प्लासेंटा के थ्रू गर्भ को जा रही है। तो वो गर्भ संस्कार के लिए बारे में माता ही प्रथमो गुरु ऐसा बताने की, पिता ही उसको भी, पेरेंट्स को ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माता की मन की भावना डायरेक्ट प्लासेंटा के थ्रू बेबी के पास जाने वाली है। तो रिस्पेक्ट हस्बैंड का वाइफ के मन में होना चाहिए, ये तो रूल है, लेकिन हस्बैंड की भी तपस्या है कि उसको वो रिस्पेक्ट रहे, उसको ऐसे बिहेव करना है। ठीक है, दोनों का टीम वर्क है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभेच्छाएं कि आप टीम वर्क करके एक अच्छा क्रिएशन इस सृष्टि में लाओ, और जो प्राउड फील करे, आपको भी प्राउड लगना चाहिए, आपकी पहचान उससे बने, ऐसा प्राउड फील आपको भी आप कर सकोगे, ऐसा टीम वर्क आप दोनों को मिलके करना है। तो आपको बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं, और हमारी तरफ से जो भी आपको लगेगा, हम एवरी सैटरडे 9 to 9:30 शॉर्ट मीटिंग होती है सिर्फ क्वेश्चन आंसर की, उसमें भी आप कभी भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो दोस्तों आज हमने जाना कि माँ के साथ साथ पिता का भी इस सफर में उतना ही बड़ा योगदान होता है, पर जब पति इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अपनी वाइफ का साथ देता है तो माँ खुश होती है, बच्चा स्वस्थ होता है और पूरा परिवार सुखमय होता है। दोस्तों याद रखिए, प्रेगनेंसी सिर्फ माँ की जर्नी नहीं होती। जब पति अपनी वाइफ का पूरा साथ देता है तो ये सफर सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस नहीं, एक प्यार भरा, यादों भरा सफर बन जाता है। आपका सपोर्ट सिर्फ एक रिश्ता नहीं बदलेगा, एक पूरी जिंदगी बनाएगा। तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूंगी। डॉक्टर वैदेही, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम हर हफ्ते, हर 15 डेज में मिलते रहेंगे। बाकी आपने बताया कि हर सैटरडे 9 to 9:30 Q&A के लिए ओपन रहता है। इसकी लिंक्स भी आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगी जो हमारा ग्रुप है उस पर। धन्यवाद आप सभी को, जल्दी मिलेंगे।